बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिम मंजूर है। हम इंशाअल्लाह ताला हर फ्राइडे को यूके टाइम के मुताबिक रात के 10 बजे फेसबुक लाइव प्रोग्राम किया करेंगे और मैं उसको होस्ट करूंगा। तो हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं, जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज हैं, उन पर हम माहराना राय लिया करेंगे और हम उनको मसाइल को उजागर करेंगे और डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं, चौधरी खालिद परवेज साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, स्कॉटिश प्रेस क्लब के वो प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे साथ मेहमान हैं। मैं खालिद साहब आपको वेलकम करता हूँ शो में। तो खालिद साहब, आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, वो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की एमपी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन की है और हर मुसलमान का दिल दुखा है। अगर आप देखें कि अरब वर्ल्ड में उस पर एहतजाज हो रहा है, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अरब वर्ल्ड में पब्लिक इतनी मुतहर्रक हुई है। पहले यूं होता था कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ज़्यादा जज्बाती है, वो इस बात को बहुत सेंसिटिव इशू लेती है, वो इस बात को ज़्यादा हाईलाइट करती थी। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि अरब वर्ल्ड में है जो बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। आपने देखा होगा कि स्टोरों में और उनके जो इंडिया की जो मसनूआत है उनका बाइकआउट किया जा रहा है। तो लेकिन उसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पब्लिक तो अपने तौर पर एहतजाज कर रही है, लेकिन अगर आप स्टेट की पॉलिसी देखें, जिस तरह होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट हैं, वो की बयान देते हैं कि स्ट्रॉन्ग बयान, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काबिल जिक्र कोई ऐसा उन्होंने बयान नहीं दिया। इसके बाद असूली तौर पर जो सफारती अदाब हैं, जिस तरह का कोई मसला अगर कोई पेश आए तो जो वजारत खारजा है वो मुतलका मुल्क के हाई कमीशनर को बुलाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती है और कोई ज़्यादा गंभीर मसला हो तो उसको मुल्क बदर करने का हुक्म भी जारी करती है। लेकिन इस मामले में कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई और कि हमारी स्टेट ने कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया को दिया हो। बिल्कुल कोई दूर दूर तक उसका निशान नज़र नहीं आ रहा। और जो सबसे लम्हा फिक्रिया है, जो हमारी जो दीनी जमातें हैं, जिस तरह वो मौलाना फजल रहमान है जो हर अपने आप को वो बहुत 5 लाख उलमा के वारिस समझते हैं, तो उन्होंने भी कितने गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। अगर खान साहब के दौर हुकूमत में इस तरह की छोटा सा वाकया होता या वैसे ही आम होता तो वो आप सड़कों पर लेकर आ जाते मदारस के बच्चों को। और लेकिन इस दफा कोई उनकी तरफ से गर्मजोशी नहीं देखने आ रही। इसके अलावा वो तहरीक लब्बैक है, वो भी दावा करती है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि पिछले चंद सालों में आपने देखा होगा कि वो किस तरह वो इस्लामाबाद में इन्होंने धरने दिए, फैजाबाद तक आ गए थे, वो फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी का वो मुतालबा कर रहे थे। लेकिन इस मामले में ये थोड़ी सी समझ से बाला-तर है खालिद साहब कि इस मामले में इन्होंने इतनी गर्मजोशी क्यों नहीं दिखाई, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आसम मंजूर साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक नया प्रोग्राम हम शुरू किया, हम और सियासत के नाम से। इस प्रोग्राम शुरू करने का असल आपका मकसद ये है कि लोगों को सियासत का असल चेहरा दिखाना है। इंशाल्लाह उसके लिए ये आपकी मैं इस कोशिश को इखराज सीन पेश करता हूँ। तो जहाँ तक आपने बात की, ये भी इस हवाले से पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियां इख्तियार की हैं कि जिसका खान साहब ने कहा था कि हम इनसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने आते ही पहले इन्होंने कहा कि हम आपसे बिजनेस शुरू करेंगे। एक जिस तरह खान साहब ने एक स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज दिया था कि जब तक कश्मीर में जो आपने जुल्म किया है, वो बर्बियत जो की है, काला खून जो है राघव किया है उन पर, तो उसके ऊपर खत्म नहीं करेंगे आप, तो उससे पहले हम आपसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ना कोई बातचीत है। मगर ये उसके अपोजिट आए, बाशी साहब उन्होंने आके ये कहा कि हम बिजनेस शुरू करेंगे। तो इस वजह से इनको तलकात अपने तौर पे रख रहे हैं, बैकडोर। और उन्होंने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया, जो कि अफसोसनाक है। और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई मैसेज दिया। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा
जो मैसेज हमारे मुल्क से जाता था, और बिल्कुल हमारा एक नाम था कि अगर कोई भी कहीं इस्लाम के अगेंस्ट बात होती तो हमारे लोग सड़कों पे होते थे हमेशा ही, बेशक। और एहतजाज शुरू होते तो पता लोग डरते थे पाकिस्तान के नाम से कि यार ये हुआ तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिएक्शन पाकिस्तान में आएगा। और लोगों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कभी किसी किस्म का रिएक्शन अरब ममालिक से आएगा, और इस बार थोड़ा उल्ट हो गया। इस बार बिल्कुल लगता है, बिल्कुल उल्ट हुआ है। इस बार मुझे ये लगता है, जो मैं मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने एक ओआईसी की जो मीटिंग बुलाई थी वहां पर पाकिस्तान में, 2 बार बल्कि वो बुलाई थी, और उस मीटिंग में खान साहब ने अरब ममालिक को पे ये जोर दिया था कि जब इस्लाम की ऊपर बात होती है तो आप इनकी चीजों का बाइकाट करें, आप लोगों की वैल्यू है, अगर आप उठेंगे तो असर पड़ेगा। मेरा जाती ख्याल है अगर इस बार अरब मालिक उठे हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया और दूसरे मालिक, वो मेरा ख्याल है खान साहब के वर्ड्स जो है ना उनके दिल के अंदर घुस गए जा। खालिद साहब, यहाँ पर किसी सियासी पॉइंट या किसी सियासी स्कोरिंग करने का मकसद नहीं है, लेकिन जब बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे आती है तो जी हर सियासी पार्टी से, हर मफाद से बालातर होकर हमें एक कौम बनकर, एक उम्मत बनकर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। जी लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जानब से जो इतनी सर्द मोहरी आई है, जो एक इंतहाई तशवीशनाक अमल है। और जिस तरह आपने फरमाया कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा बिलावल साहब, वो तो तकरीबन 2-3 हफ्ते से स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। उनकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए था इंडिया को, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो हम अपील करते हैं मुतलका अदारों से और हेड ऑफ स्टेट से कि प्लीज ये एक उम्मत का मसला है, ये इसको जाती ना की बेत ना चढ़ाएं, और जितना ज्यादा हो सकता है एहतियाज को रिकॉर्ड कराया जाए। जी बिल्कुल। और जिस तरह ये मजहबी जमातें भी, उनकी भी खामोशी समय से बालातर है। बिल्कुल समय जिस से तरह उनकी बालातर है। लद्दाख है वो हमेशा सड़कों पे रही है, और जिस तरह पिछली बार भी इन्होंने जब सड़कों पे आई कितने लोग भी उस वक्त शहीद हुए, और फिर क्या हालात पैदा हुए। तो अभी मौसम नवाज की हुकूमत है तो वो भी बड़ी खामोशी से बैठी है, उनकी तरफ से कोई एहतियाज नहीं आया। मौलाना फजल रहमान जो चैंपियनशिप दिए कि मजहब का मैं चैंपियन हूँ, और जिस तरह हमारे मुल्क में सियासत के अंदर मजहब का इस्तेमाल मौलाना फजल रहमान ने किया है, इसका कोई सानी नहीं। जितने सियासी बेशक। जमातें हैं उनमें से ये मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा मजहब की आड़ में मुल्क में फसादात बढ़ाने के लिए, बहुत सारी अपने जाती मफादात के लिए दर्स के बच्चों का जितने मदारस हैं उनके छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया। और जो हमारे मुल्क में बहुत सारी खराबियां आज जो भी नई हुकूमत बनी है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो उसको लाने के लिए भी वही जिम्मेदार है, क्योंकि वो पहले दिन से ही उन्होंने ये कहा कि जी हम हुकूमत को नहीं मानते, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो खुद तो आउट हो गए थे, असेंबली से बाहर थे, उन्होंने कहा मैं नहीं तो वो असेंबली भी नहीं। तो उसके बाद ये सारी जो मजहबी जमातें, इनका भी फरीदा था जिस तरह हमेशा ये करते हैं। इस बार जो सारी सब लोगों की खामोशी जो है ना, उसने दिल दिखाया है हमारे मुल्क के जो अवाम का। और इंटरनेशनल जहाँ पे जो हमारा एक इमेज था कि हमारी तरफ से बहुत ये डैमेज किया गया है। डरते थे लोग, कि इंडिया वाले भी डरते थे हमारे हथियार से, तो अब वो बात नहीं आई। और ना ही देखें असली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की इतना सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन इतना नहीं पड़ा, पाकिस्तान से जरा कम पड़ा। लेकिन इस बार लोग जो है ना थोड़े से इंडिया भी हिल गया जब उन्होंने कहा कि हम आपके प्रोडक्ट का बाईकाट किया। यहाँ पर के अरब के कुछ लोगों ने उनको कहा कि कुछ लोगों को घर भेज दिया कि आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते। तो अब उनको काफी धचका लगा। तो हालांकि इतनी जल्दी वो अपने स्पीड को, अपने बंदों को सीट से नहीं उतारते, उन्होंने फारग किया दोनों को। तो मगर इसका रिएक्शन आया इस बार जो है सऊदी अरेबिया और दुबई जो दूसरे ममालिक है, अरब ममालिक, उन्होंने एक ताजा किया। तो बस मेरा तो ये ख्याल है कि अरब ममालिक ने इससे पहले कभी एहतियाज नहीं किए, ना इससे पहले कुछ किया, ये पहली बार हुआ। तो खान साहब की जो मीटिंग थी, दोनों मीटिंग, उसमें उन्होंने बड़े अफसोस के साथ समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप लोग इस तरह हमारा साथ दें, हमारे अकेले के ना आप उठे, तो आपकी भी एक वैल्यू है। तो वाकई उनकी वैल्यू जो है वो नजर आई। जैसे वो उठे तो उन्होंने फिर वो दोनों को घर भेजना पड़ा। तो ये बड़ी एक अच्छी खुशैन बात है कि अरब मालिक भी अब अपना आप दिखाते हैं कि जी हम भी हैं।
खालिद साहब, जो इंडियन नेशनल हैं, जो इंडियन वर्कर हैं, वो तकरीबन 9.5 मिलियन वर्कर जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं एज अ लेबर। तो सिर्फ दुबई में 3.5 मिलियन लोग काम करते हैं इंडियन नेशनल जो है। क्योंकि मेरा यूएई में बहुत दफा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो यकीन कीजिए जो अहम तरीन पोस्टें हैं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, जो आला तरीन पोस्टें हैं, जो एक्चुअली इंतजामी लिहाज से पोस्टें हैं, वो सारी की सारी इंडियंस के पास हैं। जो पाकिस्तानी हैं वो या तो ड्राइवर हैं या मजदूरी के सिलसिले में वो हेल्पर हैं, लेकिन जो आला तरीन अहम पोस्टें हैं वो इंडियंस के पास हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर 9.5 मिलियन लोग जो हैं वो इंडियंस जो गल्फ में काम करते हैं, अगर वाकई अरब कंट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे इस मामले पर, तो बिल्कुल इंडिया को वो घुटनों पर ला सकते हैं। और जी हम उम्मीद करते हैं। खालिद साहब, इससे एक और रिलेटेड सवाल है बिल्कुल, जिस तरह भी आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया कि वो हर दफा अवाम को सड़कों पर ले आते थे। खालिद साहब, जब खान साहब की हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान ने का एक ही मेन इशू था महंगाई, क्योंकि महंगाई के से तंग आकर वो पब्लिक को सड़कों पर लाते थे। और आपने शायद देखा होगा जो पीडीएम जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, उसका मेन जो इशू था वो यही था, मेन मोटो के यही था कि वो महंगाई मकाओ मूवमेंट। वो कह रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीब अवाम गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं। तो अब आप देखें, आप कंपेयर करें कि आप देखिए खान साहब को हुकूमत से जाए हुए अभी 2 महीने, आज एग्जैक्टली 2 मंथ हुए हैं खान साहब को गए हुए, 2 महीने हुए हैं। और आप देखेंगे जिस दिन खान साहब गए थे, ये मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहे हैं, ये एक फैक्ट है, ये स्टेट बैंक के दादोशुमार हैं। ये पाकिस्तान के जो रिजर्व एसेट थे वो 22.5 बिलियन डॉलर थे, पाकिस्तान के फॉरेन एसेट्स जो स्टेट बैंक में पड़े थे हमारे फॉरेन रिजर्व। अब 2 महीने के अंदर वो जो फॉरेन हमारे एसेट्स थे वो कम होकर 9.5 बिलियन पर आ गए हैं खालिद साहब। तो इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई, क्या हमने कोई ऐसा कोई सी पैक की तरह तर्ज का हमने कोई नया कोई प्रोजेक्ट शुरू किए, हमने कोई नया डैम शुरू किए, कितनी हमने की कि इतनी समय से बात बालातर है कि 2 महीने के अंदर अंदर इतना हमारी इकोनॉमी जो कोलैप्स हुई है। आप देखें कि इससे पहले यही इकोनॉमी थी, यही स्टेट बैंक था, यही पाकिस्तान के सोर्सेस थे, सोर्सेस इनकम सारे यही थे। इसके बावजूद वो अवाम को पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा था, अवाम को गैस बिजली जो थी, ठीक है महंगाई थी, लेकिन इस लेवल की नहीं थी जिस वक्त आज है। और अवाम जो थे वो फिर भी उनके आप देखें खालिद साहब कि वो आशियाना औस भी चल रहे थे, लंगर खाने भी चल रहे थे, पब्लिक को फंड भी मिल रहे थे। और तारीख में पहली दफा ये अयूब खान के दौर के बाद, मंगला डैम और तरबेला डैम के बाद फर्स्ट टाइम एवर, लाइक आप अंदाजा लगा लें कि 60 साल में पहली दफा ये हुआ है कि खान साहब ने 3 मेजर डैम्स पर काम शुरू किया है। और उसके लिए फंडिंग भी बहुत ज्यादा आपको पता है कि हुई है, क्योंकि वो बादशाह डैम, महंद डैम और एक और डैम था, वो 3 डैम उन्होंने मेजर शुरू किए हैं। इंशाल्लाह ताला उन पर जो काम है वो 2022 में सॉरी 2027 में फिनिश होना है, नेक्स्ट 5 ईयर में। तो सवाल मेरा ये है खालिद साहब कि इतने हालात ठीक चल रहे थे कि 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि हमारी की पूरी जो हमारी इकोनॉमी थी वो सारी कोलैप्स हो गई। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी असम भाई, जिस तरह आपने इस बारे से बड़ी डिटेल से बात की कि हमारा जो है एकदम 9 अरब कैसे हो गया, जिस तरह के पहले मेरा 18 कितना वो छूट गए थे। जब से हुकूमत आई है, एक तो आईएमएफ से इनको मायूसी हुई है, ये सऊदी अरेबिया में गए, वहां से मायूसी हुई है, दुबई में कुछ की मायूसी हुई है, कहीं से भी इनको कोई इमदाद नहीं मिली। और उन्होंने भी एक शर्त रख दिया कि पहले आईएमएफ से आप लें तो फिर हम आपको देंगे, पैसे देंगे। सऊदी अरेबिया में असल में जितनी दुनिया के ममालिक, अरब ममालिक भी है ना, और भी दूसरे कई ममालिक, उन्होंने इनको पसंद नहीं किया। जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई ना, वो समझते हैं कि ये गलत किया, रजीम चेंज हुआ, खान साहब के साथ ज्यादती की हुई। एक अच्छा काम करने वाला लीडर था, बोलने वाला लीडर था, मुस्लिम उम्मा के लिए एक दर्द रखता था, सबको इकट्ठा करना चाह रहा था। और उसके साथ किस तरह अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, और जिसमें शबाशी और मजहबी जमातें, ये सब पीटीएम वगैरह, पीपल्स पार्टी मिलके इन्होंने
एक आदमी के साथ ज्यादती की, वो असल में ये मालूम खैपी नहीं है। तो जब कहीं से पैसे कोई नहीं आ रहे थे तो इन्होंने आके वो जितने पैसे थे जो किस्तें देनी थी हमारे लोगों की, वो जो मुल्क का सिस्टम निजाम चलाना था वो तो फिर चलाना ही था। बाकी आपको पता है कि इनका निजाम अपना भी होता है। इन्होंने आते ही एक स्विमिंग स्विमिंग पूल बनाया, वहां 12 करोड़ रुपया खर्च किया। फिर आते ही 40-40 बंदे साल लेके दौरे शुरू कर दिए, तो वो फिर पैसा उधर भी जाना शुरू हो गया। अब पैसा आ नहीं रहा, पैसा वहां से खर्च हो रहा है। यानी कि जब ये शबाशी आबादी थे पंजाब की सियासत के, तो यहाँ से बजट आ गया, इस्लामाबाद से इस विभाग से बजट आ गया, इधर से बजट आ गया, बाकी खुला खुला बजट आ, इधर खर्च करो, इधर खर्च करो, फुर्तियां दिखाओ, बाग के इधर जाओ, बाग के इधर जाओ। वो सारा निजाम जो ना यहाँ पर, क्योंकि वफाक में तो निजाम डिफरेंट है। यहाँ पर पहले आपको अर्न करना पड़ता है, फिर आपको खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर अर्न करके सूबों को देना पड़ता है, यानी कि वफाक एक बाप का दर्जा रखता है, वो चारों सूबों को पैसे देता है। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा वो फंस गए, उनको समझ नहीं आई क्या करना। दूसरा, जब इंसान किसी का ज्यादती करके आता है ना आसम भाई, तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो अब देखे मैंने एक इनकी वीडियो शेयर की है शिवाजी साहब के अपने फेसबुक के ऊपर। वहां पर जो ये फरमा रहे हैं कि 50 पाउंड या 50 रुपए पेट्रोल कम कर दे तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो सकता बिल्कुल है, नहीं, हुकूमत ये ऐसे ही चलेगी। वो इसलिए वो भाषा दे रहे हैं कि बस इतना 50 पाउंड पेट्रोल, उसको पता है कि खान साहब काम इतना कर नहीं सकते, तो लोगों को मैं क्या बताऊं। अब अपनी हुकूमत आ गई, 60 रुपये बढ़ा दिया, जय कम खान कर साहब लेंगे। देखे कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो अगर 2 या 3 रुपए पेट्रोल जो लीटर बढ़ता था तो ये सारे के सारे जो मीडिया था बहुत बड़ा इशू बना लेते थे। और जो टॉक शोज हैं जियो पे, जो टॉक शोज थे डिफरेंट चैनल पे आप देखें तो वो 1-1 घंटा इसी पर लेक्चर देते थे कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल की प्राइस 2 रुपए बढ़ गई है, अवाम पर बुरा असर पड़ेगा। कराची से लेकर खैबर तक ये सारे का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का पाकिस्तान का सिस्टम है, प्राइसेस पेट्रोल की बढ़ने से, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से उन महंगाई का सलाब आएगा। लेकिन अब जब तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतनी इन्होंने, ये तो इन्होंने बिल्कुल छक्के मारे हैं बिल्कुल, कि तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने 60 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। ये तो सरासर जुल्म है। और इसके बाद अब शनीद और है कि नेक्स्ट वीक तक इन्होंने 30 रुपए पर लीटर और बढ़ानी है। तो ये जी तो आप देखो कि 90 रुपए लीटर जो है, ये तो आप अगर वर्कआउट करें, ये तो तकरीबन, ये तो अमेरिका में पेट्रोल सस्ता है। मैं यूनाइटेड स्टेट कई दफा गया हूँ, मैं कुछ 10-12 दफा मैं यूनाइटेड स्टेट गया हूँ। अगर आप वर्कआउट करें, यकीन कीजिए अमेरिका में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है फिर, क्योंकि जी ये तकरीबन अगर आप 300 पर लीटर चला गया तो तकरीबन ये आप कह लें कि ये तो 1.5, जो $1.5 का 1 लीटर पड़ता है। तो ये तो पाकिस्तानी कौम पर एक बहुत बड़ा अजाब महंगाई की सूरत में और नाज़िल होने वाला है। और खालिद साहब, आपने शायद सुना होगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी ऑफर की थी इमरान खान को कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, वो एक बड़ा अच्छे तरीके से वो सेटअप बन रहा था कि वो आपको 40-45% वो ऑयल और गैस और गंदम पर वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस से देने वाले थे। और जी मजे की बात यह है, वो उन्होंने ट्रेड भी डॉलर में नहीं करनी थी, वो उन्होंने युआन में या उन्होंने अपनी करेंसी में करनी थी या गोल्ड जी में करनी थी। इस पर जी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उस पर जो डॉलर का जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाना था। जी बिल्कुल। आप यकीन कीजिए कि जो पाकिस्तान 16 बिलियन डॉलर का जो है पेट्रोलियम मसनूआत वो अरब कंट्री से मंगवाता है। तो जी अगर हमें वो 40% डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाती तो इसका मतलब ये है कि हमने $7 अरब बचा लिया हर जी साल में, बिल्कुल। हर साल में। और वो हमें आसान अदायगियों पर देने के लिए भी रशिया तैयार था। तो अगर हम जी $7 अरब खालसा हर साल का बचाते हैं, तो हम IMF का जो प्रोग्राम है, ये 3 साल का प्रोग्राम है, $6 अरब के लिए हम अपना सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। जी तो 3 सालों का जो हमारा जो $6 अरब हमने लेना है, वो हम सब कुछ अपना गिरवी रख चुके हैं। अगर हम रशिया से डील करते तो हमें $7 अरब एक साल का बचना था सालाना, तो 21 बिलियन थे। और जी हम वो हमें इज्जत और एहतराम भी दे रहे थे कि क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ कि इतना करीब आते आते चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक तरह का बिल्कुल ब्लॉक बन रहा था। अरब कंट्रीज पाकिस्तान में आए, OIC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, सब
وہ چائنا کا جو فورن منسٹر تھا وہ ایز اے مبصر ایز اے گیسٹ اس نے شرکت کی. رشیا کا جو فارن سیکرٹری تھا وہ بھی ایز اے گیسٹ آیا. اتنا کلوز ہونے کے باوجود یکدم کیا ہوا کہ سارا کچھ تتر بتر ہو گیا اور خان صاحب کو مجبوراً گھر جانا پڑا. ہاں جی خالد صاحب. جی بدقسمتی سے امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ الگ بلاک بنے. وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان ترقی کرے. وہ چاہتا پاکستان ہمارے ہاتھ میں رہے. اور چائنا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور آئی ایم ایف کے چنگل سے اور امریکہ کے چنگل سے نکلے. چائنا کی بہت کوشش ہے. چائنا اصل میں جنگ کی طرف نہیں جاتا. وہ معاشی طور پر دنیا میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. اور چونکہ روس کو آپ کو پتا ہے کہ تباہ کیا تھا امریکہ نے, کس طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اس والے سے پاکستان کا بہت ہی اہم کردار رہا وہاں پر. جو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ افغانستان کے ساتھ جس طرح اس کی سپورٹ کرتی تھی, یہ پاکستان امریکہ کے بلاک میں چلا گیا تھا, روس کے اگینسٹ رہا. اور وہ ساری ہمیشہ ہی ہم روس کے اگینسٹ رہے. اور امریکہ اور انڈیا جو روس کے ساتھ رہا ہمیشہ. دونوں تو اس کی پالیسی رہی کہ اس نے روس سے بھی تعلقات رکھے اور امریکہ سے بھی رکھے. وہ ہم ایک بلاک میں چلے گئے. اس کی وجہ نتیجہ اس کا سب یہ نکلا کہ روس جب اس کی ریاستیں الگ ہو گئی, اس کو جس طرح کئی سال جنگ میں جائے رکھا, اس میں وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ ساری پیچھے سے ماسٹر گیم جو ہے پاکستان کرتا ہے. پاکستان کی آرمی کرتی ہے افغانستان کو کس طرح وہ دیتے. افغانستان کی اور جب روس کی رشیا کی لڑائی اس میں پاکستان کا جو کلیدی کردار کہتے ہیں, یہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر. امریکہ کے ساتھ چونکہ ہم ان کے بلاک میں چلے گئے تھے تو روس کو ہمیشہ ہم سے ایک نفرت سی رہی ہے. وہ ہم کو نہیں پسند کرتا ہمارے ملک کو. ہمارے تجارتی تعلقات بھی ان سے نہیں رہے, ہمیشہ ان سے بائک آؤٹ سے ہی رہا. مگر جب سے خان صاحب آئے تو آپ نے نوٹ کیا کہ جو صدر پیوٹن ہے ان سے کوئی کچھ ملاقاتوں کے بعد تو خان صاحب نے اس کو قائل کیا کہ جو پچھلے دوار میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے, میں ہمارا تجارتی میں بڑھاتا ہوں آپ کے ساتھ. اور یہ لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ دوسرے ملک کے لیڈر کو قائل کر لینا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ بزنس کریں گے, ہم امریکہ کے جو ہے جو پہلے غلطیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی. اور اس نے قائل کیا تو اس نے کہا جی ہم آپ کو 30% پر دیں گے پیٹرول اور گندم. بعد میں انہوں نے آفر کیا تھا کہ 40% سے بھی بڑھ سکتا ہے. وہ جب چونکہ نیگوسیشن کرنی تھی نا تو 30% انہوں نے آفر کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جب اگر نیگوسیشن کریں گے تو اور تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے. چیز کی تو آلریڈی آفر آئی تھی ان کی طرف سے. تو اگر وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے ارب ہمیں بچ سکتا تھا, تو جب آفر ہوئی ان کو تو ہم ایک اچھے سیٹل میں جا رہے تھے, ایک الگ بلاک میں جا رہے تھے. تو امریکہ نے پھر اس موقع پر اس کی ہسٹری چیک کر کے دیکھ رہے بھٹو کیسے گئے, دیاولا کیسے گئے. یہ ہر دور میں ان کی انوالومنٹ رہی, یہ انوالومنٹ کرتے ہیں. اور ان کے خلاف یہ لوگ نہیں جاتے, پیپل پارٹی نہیں جاتی, نہ مسلم نواز جاتی, کیونکہ ان کی ساری جو پراپرٹیاں باہر پڑی ہیں, ملک سے باہر پڑی ہیں. تو اربوں خربوں روپیہ کے انہوں نے جو پیسہ یہاں سے باہر موو کیا ہے, تو یہ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور ایک اور بات مزے کی تھی کہ جو خان صاحب کے اندر کی ایک پرسنالٹی ہے نا, جہاں کوئی جاتے ہیں بات کرنے کے ان کا طریقہ ہے, یونائیٹڈ نیشن میں بات کریں جہاں بھی بات کریں, آپ دیکھ لیں بی بی سی کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا, اسکائی میں کیا, ابھی مارک کے ساتھ کیا, لاجواب کر دیا تھا. جہاں بھی بات کرتے ہیں وہ سامنے بیٹھ کے بڑے کھل ڈل کے بات کرتے ہیں. یقین کریں اتنی خوشی ہوتی ہے, فخر محسوس ہوتا ہے اپنے ملک کے لیڈر کے اوپر کہ یار. اور کسی نے جس ساری جماعتوں کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اس طرح کھل ڈل کے جو دبنگ طریقے سے بات کر سکے. خالد صاحب میں کل صدر جو رشین پریزیڈنٹ ہے پیوٹن, اس کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے وہ جو ینگ اسٹوڈنٹ تھے نا, کوالیفائڈ اسٹوڈنٹ, ان سے خطاب کر رہا تھا یونی میں. تو اس نے کہا کہ مجھے جو سب سے امپریس کیا ہے نا عمران خان نے, کو یہ کیا ہے کہ جب وہ بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا, اس نے اپنے بزنس کے لیے کچھ نہیں مانگا, اس نے صرف اور صرف اپنی پبلک کو بینیفٹ دینے کے لیے مجھ سے صرف گندم, آئل اور گیس کے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر لینے کی بات کی. تو بار بار ہماری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, میں آپ سے سستا لے کر اپنی قوم کو رائے دینا چاہتا ہوں. یقین کیجئے ایسے لیڈر جو ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں, اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے
एज पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी से बालातर होकर एज पाकिस्तानी, कि ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमने एक अजीम लीडर जो था उसको हमने ये इस तरीके से हमने उसको यानी कि ज़लील ख्वार किया है। यकीन कीजिए वो उस काबिल था कि वो पाकिस्तान को अपने पैरों पर लेकर जा सकता था। देखिए किस तरह उस शख्स ने तारीख में पहली दफा उसने IMF को शट अप कॉल दी। आप देखिए कि उसने उनकी IMF ने कहा था कि आपने पेट्रोल की प्राइस कम बढ़ानी है, उसने कम कर दी। उसने IMF ने उसको ऑर्डर किया कि आपने बिजली की प्राइसेस जो है पर यूनिट अप करनी है, उन्होंने 5 रुपी पर यूनिट डाउन कर दी। तो खान साहब की एक यही क्वालिटी है कि जब आप देखेंगे, जब तकरीबन 6 माह पहले जब CIA का चीफ जो था वो इस्लामाबाद में आया, तो वो कहता था कि मैंने खान साहब से मुलाकात करनी है। तो इमरान खान ने उसको स्ट्रेट जवाब दे दिया, पैगाम लान की यही कहा कि वो CIA का चीफ है, अगर उसने मुलाकात करनी है तो हेड टू हेड वो ISI की चीफ से साथ बात करे। क्योंकि जो है पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तानी को, अदारों को, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को और मुल्क को, स्टेट को बड़ी इज्जत बख्शी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो कुछ हुआ है, यकीन कीजिए ये हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। खालिद, मैं इसके साथ अफसोस का इज़हार ये भी करूंगा कि हमारे मुल्क की इतनी बड़ी स्ट्रांग फौज है, दफा करती है हमारे मुल्क का, तो इसमें हमारी फौज को भी मेरा शिकवा फौज के साथ गिला है कि फौज को भी इतना बड़ा जो हमला मेरे मुल्क पर हुआ है और जो रजीम चेंज हुआ है उसमें उसका जो किरदार है वो सामने नहीं है। उसको उसका किरदार जो है थोड़ा सा मशकूक हो गया है। तो जिस तरह सोशल मीडिया के वो जगह जगह बातें कर रहे हैं, पहली बार ऐसा होगा कि जो जो लोग हैं वो फौज के फौज से देखिए बहुत मोहब्बत करते हैं। फौज हमारी बिल्कुल कोई फौज शक है, नहीं है, किसी फौज की से हम पेट सब में मोहब्बत फौज करते हैं। नहीं है। तो जो फैसला जिन्होंने भी किया एस्टेब्लिशमेंट में, उनकी वजह से भी पूरी जो फौज है उनका जो है मुराद जो है पूरा डाउन हुआ है इस वजह से। हालांकि ये लोग बेचारे सरहदों के ऊपर अपनी जानें देते हैं, और ये सियासी लोग कभी भी अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजेंगे। तो ये एक तकलीफ की बात है कि ये फौज का जो किरदार था यहाँ पर सामने आना चाहिए था कि दफा के लिए देखें उनको, मुल्क की दफा के लिए अब दफा की जरूरत थी। जब खान साहब पे जुल्म हो रहा था, एक आदमी आया था जो हमारे मुल्क को आगे लेके जाना चाहता था, मगर बदकिस्मती से उसको जो उसके साथ ज्यादती और फौज का जो किरदार है वो मेरे ख्याल में वो खालिद साहब नहीं जो। बहुत दफा, या अब जो सोशल मीडिया पर जो मोहब्बत वतन लोग भी हैं जो फौज से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी बिल्कुल शिकवा करते हैं कि आप देखें कि जिस तरह पिछले जो हमारे 3 या 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के पास में, जिस तरह जनरल जहांगीर करामत वो रिटायरमेंट के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ वो रिटायरमेंट के बाद दुबई शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो अपने जनरल अशफाक परवेज कियानी हैं वो रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो आपके ख्याल में ये कौम को गलत मैसेज नहीं जाता कि पूरी उम्र आप कहते हैं कि हम वतन के चप्पे चप्पे का दफा करेंगे, हम एक एक इंच का दफा करेंगे, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद आप इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, तो आपके ख्याल में ये क्या अवाम के जहनों पर ये नेगेटिव असर नहीं डालता? आज थोड़ा सा ये आ जाता है कि एक प्राइवेट संजी सा माहौल हो जाता है रिटायरमेंट के बाद। वो जहाँ अपने आप को सेफ महसूस करते हैं तो वो चले जाते हैं। क्योंकि ये अब जो जनरल रहील साहब है वो तो एक इस्लामी फौज बनाई थी बकायदा, जिसमें तमाम इस्लामी ममालिक की फौज थी, उसका उन्होंने सरबराह के तौर पर उनको कहा था कि आप इसको लीड करें। तो उसके लिए वहां पर गए थे। तो अब तो वो जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर उनका उनके साथ है इसलिए वहां पर है। तो बाकी कई जो चले गए उनको चाहिए कि मिसाली तौर पर हमारे मुल्क में रहें। और भी बहुत सारे जनरल हमारे मुल्क में रहते हैं, चंद एक चले गए हैं। तो वैसे मुल्क में रहना बेहतर है उनके लिए। देखिए वो पता नहीं क्या हमें ग्राउंड रियलिटी का तो शायद हमें भी नहीं पता क्यों गए हैं। तो इसके ऊपर ही तो तो खालिद साहब इसके बाद आज का जो मेन इशू यही है कि आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान का माली साल का बजट पेश किया गया, तो उसमें गरीब आवाम को तो बिल्कुल कोई रायत नहीं मिली, और ये एक तरह का फ्रेंडली बजट था। ना ही किसी ने कोई हल्ला गुल्ला किया, ना ही किसी ने कोई हंगामा किया। ये बिल्कुल यकतरफा, जो कहती हैं कि यकतरफा बजट था। और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद बजट था जिसमें और जो सारे के सारे टैक्सों से भरा पड़ा है, इसमें कोई रिलीफ नहीं है, कोई किसी गरीब आवाम को या किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और ये
معاشی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا یہ سب سے ظالمانہ بجٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ اصل میں دنیا کی ہسٹری کا پہلا ایسا بجٹ ہے جہاں پر کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. بالکل ون جو سائڈ بجٹ. جو مرضی کر لیں، یہ ون سائڈ لو ہے. یہ ون سائڈ لو ہے. جو انہوں نے کیا اس کو ہنس کے جناب انہوں نے جو ہنس کے گپ شپ کی ان کو اناؤنس کر دیا. اور سارا جو ہے، حالانکہ اگر تھوڑی سی ہسٹری کی طرف جائیں، جب خان صاحب گئے ہیں وہاں سے، جب نون کی حکومت گئی ہے تو 9.5 ارب جو ہے چھوڑ کے گئی تھی. بالکل جب خان صاحب نے چھوڑا تو 20 ارب تھا. یعنی کہ 12-13 ارب زیادہ خان صاحب چھوڑ کے یہ حکومت چھوڑی جب خان صاحب نے 3.5 سال میں. یعنی انہوں نے پیسے کی سیونگ کی. یہ خان صاحب پیسے کی سیونگ کی. اس کے بعد جو 3 میجر جو ڈیم پاکستان میں شروع ہوئے اس پر بھی انہوں نے انویسٹ کیا. تو جی بالکل. اور کئی اصل میں کئی چیزیں شروع کی. پہلی بار پاکستان میں مورگیج کا نظام جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ دیکھیں آپ کے، ہے. ایک غریب جو ہے وہ 10-10 لاکھ روپے تک کی وہ اس کی لائک ہیلتھ انشورنس جی ہوتی تھی. بالکل. ہاں یہ جی سہولتیں تو جتنا ہمارا لمیٹڈ بجٹ تھا، بالکل ایک بہت لمیٹڈ بجٹ تھا ہمارا. انہوں نے قرضوں جی میں جکڑی ہوئی قوم ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک بہت اچھا پیکیج دیا تھا قوم کو. جی بالکل بہت اچھا پیکیج دیا. دوسرا میں گیا تھا ایک دوست کے ساتھ بینک میں، تو مارگیج کے سلسلے میں مارگیج کا نیو اچھا نظام انٹروڈیوس کیا کہ جنہوں نے ہاؤس بائی کرنا، بینک سے پیسے لے اور ہاؤس بائی کرے یا یو کے میں، اور 25 سال میں واپس کرے. یہ اچھا نظام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا پاکستان میں خان صاحب نے. اور بہت ساری چیزیں کروائی. مگر دیکھیں جو بجٹ انہوں نے پاس کیا، یہ تو جو بجٹ اس طرح سے جو انہوں نے اپنے حساب سے ہر قسم کے ٹیکس جو بڑھا دیے. اب انہوں نے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگا دیا کہ جو بجلی کا بل ہے اس کے ساتھ انہوں نے نا لمٹ رکھ دی کہ جس کا اتنا بزنس ہوگا اس کے اوپر اتنا ٹیکس ہے. پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، اور جو پلاٹ پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے. اب دیکھیں اور چیز پاکستانی کو باہر بیٹھا بیچارہ گلف کنٹری میں بیٹھا، وہ 10 سال بیچارہ کام کرتا ہے، وہ پیسے جمع کر کے پلاٹ لیتا ہے، وہ اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. تو وہ کیسے وہ بیچارہ مکان پلاٹ بنائے گا اس کے اوپر کہ اس کو ان کو ٹیکس دے گا؟ تو وہ جو ٹیکس آتا ہے یا تو وہ قوم پر خرچ ہو نا، تو ٹیکس آتا ہے ان کی یاشیوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. پاکستان کی قوم کو کہاں خرچ ہوتا ہے؟ سب چیزوں میں مہنگائی کر دی، ہر چیز کے اوپر ابھی ٹیکس لگا دیا. اب دیکھیں 2 مہینے کے بعد لوگوں کی کیسے چیخیں نکلتی ہے. اب پیٹرول جو ہے 60 روپے بڑھ چکے ہیں، ابھی 30 روپے اور بڑھے گا. اس کے علاوہ ہر چیز جو چیز ہے اس کے انہوں نے بھی ٹیکس لگا دیا ہے. بہت ساری چیزوں کو ٹیکس لگا دیا. اب رزلٹ ابھی لوگوں کو سامنے تھوڑی دیر بعد آئے گا. ابھی 2-3 مہینوں میں لوگ بھی باہر نکلیں گے. ابھی 15% تنخواہ کہتے ہیں بڑھائی ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے حال کر دیا معیشت کا، ابھی آنے والے وقت میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جو میرے خیال میں جو آنے والا وقت ہے نا، اب یہ بجٹ کے بعد ابھی یہ الیکشن کی طرف جانا شروع کریں گے. اب آثار یہی طریقے، لگ رہے ہیں. ہاں جی ہاں ابھی سارے یہ لگ رہے ہیں. اور دوسرا طریقے انصاف کے لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو مشورہ دے دیں کہ خان صاحب ابھی آپ جلدی الیکشن کا نہ کہیں. جتنی دیر بھی رہتے ہیں یہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں، خود ہی یہ گندے ہو رہے ہیں. عوام کے پاس کیسے جائیں گے ابھی جب اتنے گندے ہو جائیں گے؟ ووٹ لینے کیسے جائیں گے؟ ان کو چھوڑ دیں ایسے ہی. تو اب خان صاحب بھی میرا خیال ان کو انہیں بھی کہہ رہا ہے چل ٹھیک ہے رہے 2-3 مہینے رہے اور گندے ہوں تو بعد میں خود ہی الیکشن میں چلے جائیں گے. کیونکہ ابھی 2-3 مہینے اکتوبر میں تو الیکشن کا میرا خیال پلان آلریڈی ہے کہ اعلان کر دیں گے. مگر اس کے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس کا رویہ جو بڑا افسوسناک ہے. تو بہت سارے کہہ رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ووٹر لسٹیں چینج کر رہے ہیں. جتنی ینگ جنریشن ہے ایک کر کے ووٹ ایک جگہ کی بجائے کر کے بچوں کا ووٹ کہیں اور، پیرنٹ کا ووٹ کہیں اور. تو یہ چکر چلا رہے ہیں تاکہ ایک خاص صاحب کو جو شکست دی جا سکے. مگر یہ سسٹم کو تو آپ کو پتا میں نہیں کرنے میں ماسٹر ہے مسلم لیگ والے. آپ نے دیکھا دھرنا جب انہوں نے دیا تھا لانگ مارچ کال دی، تو کس طرح انہوں نے وہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو گھروں کے اوپر چھاپے مار کے گرفتار کیا کیا. تو ابھی الیکشن بھی انہوں نے اسی طرح کیا تو پھر قوم کا اللہ ہی آپ نے. خالد صاحب ایک اور سوال، جو پاکستان کی یہ صورتحال ہے سیاسی، جس طرح ہم نے کہا کہ جس طرح جو مہذب معاشروں میں سیاست ہوتی ہے، پاکستان کی سیاست بالکل اس سے ہٹ کر ہے. وہ جس طرح انڈین فلموں میں ولن ہوتا ہے، جو سارے اس کے گرد ساری یہ سیاست گھومتی ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جس طرح جو اب شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ صرف ایک سیٹ پر یہ کھڑی ہے، یعنی کہ جو صرف ایک ووٹ کا ڈفرنس ہے.
लेकिन अगर आप सियासी, आप माशाल्लाह बड़े ब्रीक बीनी से आप ज़्यादा लेते हैं, अगर आप गौर करें तो देखें कि जो मुस्लिम लीग काफ है ये बेसिकली तौर पर इमरान खान की पीटीआई की अतहादी है, लेकिन इसके 2 एमएनए जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया है। एक चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शिफात हुसैन और दूसरे वो तारक बशीर चीमा साहब। तो ये 2 बंदे जो हैं इन्होंने पीटीआई के होते, यानी कि अतहादी पीटीआई की है ये, लेकिन वोट इन्होंने दिया है शहबाज शरीफ को। तो अब ये सोशल मीडिया पर, बल्कि ये न्यूज में आ रहा है, ये प्रॉपर हर चैनल पे आ रहा है कि चौधरी बरादरान में आपस में कशीदगी हो गई है। वो एक कहता है कि हमने हुकूमत का साथ देना है, दूसरा कहता है पीटीआई का साथ देना है। तो ये थोड़ी सी चीजें थोड़ी हैं जो थोड़ी कुछ समझ से बालातर हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इसमें असल में ये है कि जो पहली बार शबाशी साहब चल के गए थे उनके पास, चोरी चोरी शुजात साहब के पास। शुजात साहब के पास। इससे पहले आप देखेंगे जब से भी हुकूमत इनकी रही है मुस्लिम काफ की, तो वो इनको गद्दार समझते थे। मुस्लिम जो है नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये गद्दार है, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, फौज के साथ मिल गए हैं, स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी हुकूमत कराई और खुद जो वज़ीर आज़म बन गए। तो ये इनको गद्दार समझते थे, तो सारी एक उम्र जो है ना वो इनके घर नहीं गए। तो अब वक्त आ गया था, तो इतने सालों के बाद चूंकि ये मुफाहमत के बादशाह हैं, शबाशी साहब मिनतल्ला कन, वो जिस तरह खान साहब कहते हैं चेरी ब्लॉसम को बूट पॉलिश करना जानते हैं, बस वो उनके पास चले गए, शुजात साहब के पास चले गए, फिर जाकर उनसे जो मिनतल्ला किया कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो चौधरी बादान तो आपको पता हमेशा ही ब्लैकमेलिंग में मास्टर है। मास्टर हक तो साहब, और आप देखें कि चौधरी बरादरान जो हैं ये हमेशा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये विकेट के दोनों जानब खेलते हैं, ये कभी घाटे का सौदा नहीं करते। आप देखें कि पूरी उम्र ये चौधरी ज़हूर इलाही के कत्ल का इल्जाम ये भुट्टो पर लगाते रहे हैं। पूरी उम्र इनकी सियासत का जो बेइज्जती यही थी कि चौधरी ज़हूर इलाही का कत्ल जो है वो भुट्टो ने करवाया था। लेकिन आप देखेंगे पिछले दौर हुकूमत में आसिफ अली जरदारी ने कमाल महारत के साथ इसको नाइब वजीर आजम बना दिया चौधरी परवेज इलाही को। तो अब उनके कातलों के नहीं साथ बैठते हैं, उसमें तो कहाँ उस गया सूर, कहाँ गई सियासत? जी असल में उसमें कुछ मजबूरियां थी। अगर आप टेक्निकली बात समझे ना, वो ये थी कि जो मुस्लिम नवाज की जब हुकूमत आई पंजाब में, तो उन्होंने इनके साथ जो एक बदला लेना शुरू कर दिया। वो जो पुराना जो था, उन्होंने इसके ऊपर केस शुरू करा दिए, इनके बेटे के ऊपर, फरीद लाई के ऊपर, और एफआईए पीछे लगा दी कभी कुछ। तो ऐसे हालात में उनको सूट किया कि पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्ट कर लें। तो ठीक। बहुत सारे हल्के ये भी कहते हैं कि इनका तल्लक पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के साथ भी इनका बहुत ज्यादा तल्लक है, में एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तल्लक है, कम हुआ इसका। और तो गिरजा अहमद इन्होंने चार के साथ बहुत बहुत पुराना तल्लक है इनका। जी, तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि वे जब ऐसे हालात में ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, उनका मुकाबला नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब में उनकी हुकूमत थी, एफआईए, तो पुलिस सब उनके निजाम के नीचे था। तो ऐसी हालात में उन्हें अपनी सर्वाइवर के लिए इन्होंने उनसे हाथ मिला लिया जाके जरदारी से, और जरदारी उनसे साहब कह से। दिया कि मुझे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में तो सही। उनको भी वो प्रोटोकॉल मिल गया, तो ये वो उसमें ये आ गया तो वो फिर अपने केसेस से उनका छुटकारा हो गया। वो छुटकारा हो गया। असल अपने केसेस रीजन से ये छुटकारा थी, हो गया। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे याद है कि जो इनके पीछे लगाए थे बहुत काबिल अफसर थे। जफर अहमद कुरैशी एसएसपी, एफआईए के डायरेक्टर, वो पहले एसएसपी रहे, फिर डीआईजी थे। मैं उनको जाती तौर पर जानता हूँ, Yeah. बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं। तो उनको इनके पीछे लगा दिया, तो काफी जो सिस्टम बढ़ना था, तो इनकी करप्शन सारी थी, वो पता ठीक था। उसने बाद में बयान दिया कि जी मेरे साथ अदारे तावन नहीं कर रहे। ज़ाहिर है वो फिर जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसको वो इम्यूनिटी हासिल होगी जो होती है। उसके बाद फिर इनकी जान छूट गई यहाँ से। तो हाँ जी, ये थैंक यू। चूंकि बदकिस्मती के मुस्लिम नवाज की ये तरीक शो करती कि ये लोगों को अपनी पुलिस के जरिए मरवाते भी हैं और जुल्म करवाते हैं। बहुत सारे इनकी तरीक बड़ी पड़ी। अब जब भी हुकूमतें हैं, देख ले माल्टून में क्या किया उन्होंने, अब भी हुकूमत में आके क्या जुल्म किया लोगों को। रात के 2-2 बजे लोगों के घरों के अंदर चार रहे का तकदस अच्छा, मार हमारी किया चादर गया, चादर का दिखाया तकदस क्या पामाल किया उन्होंने। क्या जाबराना इन्होंने अमल किया। बस इनकी तरीक यही है। तो एक आदमी आया था इमरान खान, जिसने इनको इन सबको जेल में डाला, मगर वो बदकिस्मती से
وہ ساری 13 جماعتیں مل خالد گئی ہیں. صاحب میں تمہیں اب کہتا 13 ہوں جماعتوں نے خالد مل صاحب کے ساتھ بنا لیا کہ 10 سال تک ہم نے ایسے ہی رہنا تاکہ 10 سال بعد عمران خان بڈھا ہو جائے. اس بعد پھر وہی کھیلیں گے کرے خالد تسی کے صاحب بنا. خالد صاحب اگر مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر کون ہے تو میں عمران خان صاحب کا نام لوں گا کہ کس طرح یہ سارے آئی سی یو میں پڑے ہوئے تھے, ویل چیئروں پہ تھے, لاٹھیوں پہ چل رہے تھے, اس مرد مجاہد نے آ کر ان سب کو دنوں میں ٹھیک کر دیا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ 3 پیس سوٹ پہن کر وہ آگے پیچھے دوروں پہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. خالد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ تعالی اگلے فرائیڈے کو 10 بجے انشاءاللہ تعالی ہم پھر دوبارہ ملیں گے نئے ایشو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ فرائیڈے کو 10 بجے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ